बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? आवाज़ और स्क्रीन का फीडबैक दें, फिर इंशाल्लाह हम 1-2 मिनट में इसको कंटिन्यू करेंगे। सर दोनों चीज़ें ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था कंपनीज एक्ट का वो पोर्शन जिसमें एक कंपनी क्या करती है। कंपनी शेयर जो सर्टिफिकेट होती है उसको इशू करती है, और यानी कि कंपनी जो है सब्सक्रिप्शन जो है अपनी अचीव करती है बाय द वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हमने इस सीरीज में देखा था कि कंपनी ने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह इकट्ठी करनी होती है, वो सबसे पहले अगर एक नई कंपनी है तो वो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस के बाद उसके बाद उसको मार्केट में इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के ऊपर लोग अप्लाई करते हैं शेयर्स, जो है शेयर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। शेयर एप्लीकेशन को डायरेक्टली सेलेक्ट करना होता है, और जो अनसक्सेसफुल शेयर्स एप्लीकेशन है वो वापस करनी होती है। इस तरह जो है शेयर होल्डर्स मज़ीद मिल जाते हैं उनको। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा था सीक्वेंस, और ये हमारे पास है। देर आफ्टर हमने ये पढ़ा था कि जो शेयर्स सर्टिफिकेट होता है वो ओनरशिप का सर्टिफिकेट होता है, और वो बिल्कुल ऐसा ही सर्टिफिकेट है जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है आपके पास। जैसे कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, इसी तरह इन द सेम वे लॉ में एक तरीकाकार है, क्योंकि शेयर्स को प्रॉपर्टी बोला गया है कि ये भी एक लीगल ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। तो उसका तरीक़ाकार लॉ ने हमें बताया कि शेयर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और वो ये भी हमने एक पूरा लेक्चर जो है 1 दिन इसके ऊपर लगा दिया कि शेयर्स जो है वो कैसे ट्रांसफरेबल हैं। प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का वर्ड यूज़ हुआ था, रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप जो है वो भी चेंज करने का एक तरीका कार है, और ये एक लीगल वे है पूरा कि रिस्ट्रिक्शन जहाँ होती है वहाँ अप्रूवल लेने के बाद आप क्या करते हैं, मेंबर्स जो हैं अपना शेयर्स बेच देते हैं। और याद रखें, प्राइवेट कंपनी में बाकी मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, उनकी मर्जी से आप कोई किसी और पर्सन को इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने शेयर्स परचेज नहीं करने, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया आपका शेयर, तो आपके पास राइट मिल हो जाता है कि आप किसी और पर्सन को कंपनी में इंक्लूड कर दें। अच्छा, यहाँ तक हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट पढ़ी, हमने कभी ये नहीं देखा कि कंपनी जो है मज़ीद शेयर्स इशू कर रही है। हमने अभी तक जो भी रिक्वायरमेंट पढ़ी यार, हमने ये पढ़ा अभी तक कि एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद लेट्स सपोज ये कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हुआ, इसकी पैदाइश हो गई। उसके बाद जब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हुआ तो इसने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। लेट्स सपोज अगर ये कौन सी कंपनी है, अगर ये पब्लिक कंपनी है, इसने प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू किया। इशू करने के बाद इसके पास जो है, हमें पता है शेयर एप्लीकेशंस,
प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, लोगों ने वो सब्सक्राइब की और शेयर एप्लीकेशंस के नतीजा में इसके पास आ जाते हैं शेयर होल्डर्स। इस सारे तरीकेकार को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऐसी ऑफरिंग जिसके जरिए पब्लिक ये जो पब्लिक कंपनी अपने जो है नए मेंबर जो कि ताज़ा मेंबर होते हैं उनको इकट्ठा करती है, और ये तब आईपीओ यूज किया गया कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, कि ये पहली पब्लिक को ऑफरिंग है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है आईपीओ। कि अभी कंपनी बनी थी तो इसने मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू किया और शेयर होल्डर्स इसके पास आ गए हैं। अब हमने नेक्स्ट वन पढ़ना है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कि लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में या कुछ दिनों के बाद दोबारा अगर कंपनी को कोई कैपिटल चाहिए तो वो किन लोगों से इकट्ठा करना है, और लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है दोबारा जो है सब्सक्रिप्शन कब इकट्ठी करनी है। आईपीओ होने के बाद कंपनी के पास एक लॉ ने कहा राइट है कि वो दोबारा अगर उसने कोई प्लान कोई सोचा है या कोई काम करना चाहती है और चाहती है कि मेरे मेंबर इंक्रीज हो जाए या मेरे पास इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए, तो ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इसको एक इख्तियार दिया गया कि आप दोबारा मार्केट में जो है कैसे और किस तरीके से और किस पीरियड के बाद अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने दोबारा शेयर इशू करने हैं। ठीक है, तो पहला समझ आ गया होगा आप लोगों को आईपीओ क्या है, क्योंकि पूरा हमने जो भी मैंने आपको पढ़ाया पीछे जो भी एक दो लेक्चर थे वो आईपीओ के ऊपर थे कि कब जो इनिशियल जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हुआ और उसके बाद उसने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर होल्डर्स को इकट्ठा कर लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देयर आफ्टर अगर ऐसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को यानी कि कंपनी को दोबारा कोई ज़रूरत है या दोबारा कोई इसने प्लान सोच लिया जिसमें इसको मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए या इसको मजीद शेयर होल्डर चाहिए, तो देयर आफ्टर उसको कहते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करना है, इसके ऊपर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए एक रेगुलेशन आ गई जो कि एससीसीपी ने इशू की गई 2018 में, जिसको कहते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल बाय लिस्टेड कंपनीज। और ये रेगुलेशन हमें पता है एक स्टैट्यूटरी कंपनी इशू करती है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कंपनी बनाई ही इसीलिए गई है कि वो रजिस्टर्ड कंपनीज को कंट्रोल करे। तो जब भी एक लिस्टेड कंपनी फर्दर इशू अपना कैपिटल इंक्रीज करने की तरफ जाएगी तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो सारी बातें माने जो कि इस रेगुलेशन में बयान की गई है। ये फर्दर इशू ऑफ रेगुलेशन जो है 2018 की है, और जब भी हम कोई रेगुलेशन पढ़ेंगे तो एससीसीपी वहां पे ना अपनी पावर को बता रहा होगा कि वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहा है और क्यों उसने रेगुलेशन की है। हमेशा जैसे मैंने आप लोगों के पास साथ पढ़ा था लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें भी एससीसीपी बता रहा था कि ये जो पावर्स वगैरह है ना, ये जो रेगुलेशन है मैंने खुद से मेरा दिल किया तो मैंने नहीं बना ली। मेरे पास एक कंपनीज एक्ट का और जो है सेक्शन मौजूद है, सेक्शन नंबर 512, जिसमें ये मुझे इख्तियार दिया है पार्लियामेंट ने कि जब भी अगर कोई रेगुलेशन बनानी है इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रेगुलेट करने के लिए तो मैं एसआरओ इशू किया करूंगा। तो बाय द वे ऑफ एसआरओ जो एससीसीपी है ये सारे काम मामलात कंट्रोल करता है। तो देखते हैं फर्दर इशू ऑफ कैपिटल में हमें क्या क्या मिलता है, कंपनीज एक्ट में क्या है और उसके बाद मजीद हमारे पास रेगुलेशंस में क्या है। तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि एक्ट से थोड़ा बाहर निकलूंगा मैं, तो थोड़ा सा एक्ट पढ़ूंगा और उसके साथ ही आज ये रेगुलेशन जो कि हमारे अगले पार्ट में है, जो हमारा सिलेबस है उसमें पार्ट नंबर सी है उसमें मौजूद होगी। तो उसको मिला के इसके साथ पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, लेकिन अगर उससे बगैर पढ़ेंगे तो फिर मुझे बार बार आपको याद करवाना पड़ेगा, याद करो कंपनीज एक्ट का वो सेक्शन जो हमने पढ़ा था। तो बेटर होता है कि मैं पहले स्टूडेंट को कंपनी एक्ट पढ़ा के उसके साथ मिला के वो रेगुलेशन पढ़ाऊं। पावर टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट।
देखिए फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला सेक्शन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो है सेक्शन नंबर 82 कि कंपनीज के पास पावर है कि वो शेयर इशू कर सकती हैं एट डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट का मतलब कि कंपनी जब रजिस्टर हुई थी तो उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हमने पढ़ा है, आप लोगों ने मेरे साथ एक वक्त गुजार दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक क्लास होती है जिसको आप कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। उस सब्सक्रिप्शन में आप लिखते हो कि एक शेयर कितने का इशू करेंगे आप, ठीक है, कि एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। उस लाइन में तुम लिखते हो कि हमारा जो है शेयर कैपिटल होगा और एक शेयर जो है लेट सपोज वो 10 पर शेयर का होगा। ये मेमोरेंडम में लिखा होता है। हाँ, अब एक कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो वो 10 रुपए का शेयर इशू करेगी क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर दिया, पावर दे दी कंपनी को कि अगर तुमने ये लिख दिया ना अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि जब भी शेयर इशू किया जाएगा 10 पर शेयर का करेंगे, देयर आफ्टर अगर आपने दोबारा शेयर कोई इशू करना है तो आपको मैं पावर देता हूं सर्टन सर्कमस्टांसेस में आप अपना शेयर 10 रुपए से कम वैल्यू पे भी इशू कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पावर टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, सेक्शन नंबर 82। इट शैल बी लॉफुल फॉर अ कंपनी, ये लॉफुल है कंपनी के लिए, टू इशू शेयर्स इन द कंपनी एट डिस्काउंट। कंपनी के लिए ये लॉफुल है कि वो कंपनी में शेयर इशू करे एट डिस्काउंट के ऊपर। अच्छा, इससे पहले सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर फर्दर शेयर होगा ना, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल होगा, ये भी एक बात सुन लो, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ आ जाएंगे। जब फर्दर शेयर ऑफ इशू कैपिटल होगा तो हम फर्दर शेयर में पढ़ेंगे कि जब भी कंपनी ने कैपिटल इंक्रीज करना है तो सबसे पहले उन मेंबरान्स को ऑफर करनी है जो कि कंपनी के पास एग्जिस्टिंग है, पहले से मौजूद है मेंबर। सबसे पहले उनको ऑफर करना है जो भी कैपिटल होगा, और वो ऑफर कैसे करेंगे उसका सारा बताएगा। ठीक है, तो लॉ इसीलिए कह रहा है कि कंपनी जो है ना शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे इन द कंपनी, इन द कंपनी का मतलब अपने ही मेंबर्स को। ठीक है, तो उसके ऊपर सारी रेगुलेशन जो है सेक्शन नंबर 82 है, और इसके बाद 82 के बाद सेक्शन नंबर जो स्टार्ट करेंगे उसमें बताएगा फर्दर इशू के तरीकेकार क्या होते हैं और किस 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 तरीके से आपने फर्दर इशू करना है। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर अ कंपनी टू इशू शेयर इन द कंपनी एट डिस्काउंट प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर इस पावर को अचीव करने के लिए कुछ चीजें चाहिए तुम्हें। सबसे पहले द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर शेयर इशू करने हैं 10 रुपए से कम के, 8 रुपए का पर शेयर इशू करना है, तो कहता है ये कंपनी के लिए लॉफुल है, इशू कर दे, लेकिन उसको कुछ चीजें चाहिए ये लॉफुल काम करने के लिए। फर्स्ट वन, उसको चाहिए कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। इशू जो है उसको अप्रूव करवाना है स्पेशल रेजोल्यूशन से। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन में फिर लॉ कहता है क्या बातें करनी है तुमने। द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई, ये करारदाद है ये स्पेसिफाई लाजमी करे, द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, द रेट ऑफ डिस्काउंट नॉट एक्सीडिंग द लिमिट परमिसिबल, रेट ऑफ डिस्काउंट, और रेट ऑफ डिस्काउंट उतना होना चाहिए जितना डिस्काउंट, कमीशन से भी पूछ लिया है, उसने कह दिया कि हाँ जी कर लो, इस रेंज में रेट दे दो। एंड प्राइस पर शेयर प्रपोज टू बी इशूड, और हर शेयर की क्या प्राइस होगी। ठीक है, तो कहता है आप जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव करवाएंगे ना, उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन में ये बातें लाजमी अप्रूव होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने लगे हो, किस रेट पे डिस्काउंट देना है, कितना रेट होगा, कितने परसेंट का रेट होगा, उसके बाद जो है प्राइस पर शेयर कितनी अचीव होगी, कितनी होगी। तो द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट मस्ट बी सैंक्शनड बाय द कमीशन। तो रेजोल्यूशन पास करनी है तो उससे पहले आपने कमीशन से भी अप्रूवल ले लेनी है और कमीशन से पूछ लेना है रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा। तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मस्ट बी
और इसकी अप्रूवल लेनी है कमीशन से। उसके बाद नो सच रेजोल्यूशन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी सेक्शनड बाय द कमीशन। तो जब कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर लेती है तो कमीशन जो है ऐसी रेजोल्यूशन को कभी भी उन्होंने कहा अप्रूव नहीं करेगा इफ द ऑफर प्राइस पर शेयर इन द स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन इज लेस देन। अब तुम्हें बताएगा कि अगर एक कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास कर ली कि हाँ जी अब आइंदा हमें 500 शेयर्स की ज़रूरत है और ये 500 शेयर्स 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे शेयर जो है वो इशू किए जाएं। तो इसका मतलब 500 शेयर्स हैं, 10% डिस्काउंट का मतलब 9 रुपए पर शेयर। तो वो 10% डिस्काउंट अचीव करना चाह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने ये देखो ये रेजोल्यूशन पास की, बैठ के फैसला कर लिया। अब ये रेजोल्यूशन पास हो गई, लेकिन क्या रेजोल्यूशन पास होते ही कंपनी जो है शेयर इशू कर देगी? तो नहीं यार, कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी जब तक ये इशू सैंक्शन नहीं हो जाएगा किसकी तरफ से, कमीशन की तरफ से। कमीशन जो है अपनी अप्रूवल का ठप्पा नहीं लगा देगा। तो जब ये कमीशन के सामने रेजोल्यूशन जाएगी, एससीसीपी के सामने रेजोल्यूशन जाएगी, तो लॉ ने कह दिया एससीसीपी सुन लो, तुमने कभी भी इनको इजाजत नहीं देनी जब तक ये काम ना पूरे हों। क्या काम ना हो? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, कहता है अगर लिस्टेड कंपनी की तुम्हारे सामने रेजोल्यूशन आ गई है ना, तो तुमने देखना है 90% ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर द 90 डेज प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ इशू। वो कहता है जी नो सच रेजोल्यूशन, इसको ऊपर मिला के पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। नो सच रेजोल्यूशन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी सैंक्शनड। कहता है कभी भी इशुएंस और शेयर की रेजोल्यूशन तुमने पास नहीं करनी बाय द कमीशन इफ द ऑफर प्राइस, जो ऑफर प्राइस ये 9 रुपए, ठीक है। जैसे एक रेजोल्यूशन पास कर दी लिस्टेड कंपनी ने कि आम तौर पे तो 10 रुपए का शेयर इशू होता है हमारा, गौर से सुनना इस बात को, आम तौर पे 10 रुपए का शेयर इशू होता है, लेकिन हम चाहते हैं 9 रुपए का शेयर इशू करना। इसको इधर साफ करके भी बना लेते हैं। ये एक लिस्टेड कंपनी, इसने एक रेजोल्यूशन पास की और इस रेजोल्यूशन में ये करार पा गया कि आने वाले वक्त में हमने 500 शेयर्स इशू करने हैं। आम तौर पे शेयर इशू होता है 10 रुपए का, लेकिन हम डिस्काउंटेड प्राइस पे 9 पर शेयर ये इशू करेंगे। ये लिस्टेड कंपनी ने करारदाद मंजूर की, इसको सुनहरे हरूफ में लिखा। सुनहरे हरूफ में नहीं लिखना यार, हमें पता है फॉर्म 26 लगाना है इसके ऊपर। स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव की, स्पेशल रेजोल्यूशन पहुंच गई अब एससीसीपी के पास। अब कंपनीज एक्ट एससीसीपी को क्या गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है? ये रेजोल्यूशन पहुंच गई एससीसीपी के पास। अब एससीसीपी इस रेजोल्यूशन को अप्रूव करेगा तो ये फर्दर शेयर इशू करेंगे मेंबर्स को डिस्काउंट प्राइस पे। लॉ ने यहाँ पे कह दिया कि एससीसीपी रुक जाओ, अभी तुमने ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करनी, अप्रूव करने से पहले तुमने एक चीज देख लेनी है। अब एससीसीपी ने एक्ट से पूछा हाँ जी बताओ तो सही क्या चीज देखनी है। एक्ट ने कहा एससीसीपी के तुमने देख लेना है पिछले 90 डेज की एवरेज प्राइस क्या है इनकी, पिछले 90 डेज की डेली एवरेज प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या है इनकी। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना यार, इनकी मार्केट में ना प्राइस, शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है डेली बेसिस पे। तो प्राइस कौन सी हर डे एंड पे कहता जी जो क्लोजिंग प्राइस थी ना इनकी वो उठा लो 90 डेज की उनकी एवरेज। यानी कि आज रेजोल्यूशन आई है ना, जिस दिन रेजोल्यूशन आई है रेजोल्यूशन की तारीख लिखी होगी, तो लेट्स सपोज रेजोल्यूशन इन्होंने पास की थी 1 नवंबर को, तो लॉ कहता है 1 नवंबर की रेजोल्यूशन है एससीसीपी,
तुम ना पिछले 90 दिनों की इनकी प्राइस उठाओ जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में। एसईसीपी वो 90 दिनों की प्राइस उठा लेगा। फिर लॉ कहता है इसकी एवरेज लो, और एवरेज कैसे लेनी है, हमें पता है जितने नंबर होते हैं सबको सम करके 90 पे डिवाइड कर लेते हैं। 90 दिन की एवरेज कैसे लेंगे, 90 दिन की सारी प्राइस को जमा कर लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 90 करेंगे। तो एसईसीपी ने कहा अच्छा जी आपने ये बताया है एवरेज ऑफ प्राइस, यानी कि पिछले 90 डेज की ना एसईसीपी ने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस निकाल लेनी है। ठीक है, एवरेज निकाल लेनी है प्राइस की पिछले 90 डेज की। और पिछले 90 डेज अब खुद ही कैलकुलेट कर लो कहां से शुरू होते हैं और 1 नवंबर पहुंचता है। तो कहने की बात ये, एसईसीपी को लॉ ने कहा कि खबरदार एसईसीपी भाई आपने अप्रूवल नहीं देनी, सबसे पहले रेजोल्यूशन से बैकवर्ड देखो कि 90 दिन की एवरेज क्लोजिंग प्राइस उसकी एवरेज लो। अगर वो क्लोजिंग प्राइस आ रही है 9.1 9.5 यानी कि 9 से ऊपर ऊपर ही है, 9.1 9.6, तो कहता जी इनकी रेजोल्यूशन को तुम कर दो अप्रूव। ठीक है, एससीसीपी को कह दिया कि तुमने कभी भी वो रेजोल्यूशन पास नहीं करनी जब तक तुम पिछले 90 दिनों की एवरेज प्राइस ना उठा लो। और 90 दिनों की एवरेज प्राइस ली गई पिछले 90 दिनों की, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस से कहता अगर ज्यादा आ रही है तो प्रूव करना, नहीं तो इनको वापस भेज दो। अब शायद आपको ये समझ आ जाएगी, बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने कहा ऊपर से मिला के नीचे वाला पढ़ेंगे। नो रेजोल्यूशन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल बी सैंक्शनड बाय द कमीशन। लॉ ने कह दिया एससीसीपी तुमने कभी भी इजाजत नहीं देनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की। इफ द ऑफर प्राइस पर शेयर, इफ द ऑफर प्राइस पर शेयर 9 रुपए पर शेयर जो ऑफर किया हुआ है, स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन, जो कि रेजोल्यूशन में भी स्पेसिफाई है, इज लेस देन, इज लेस देन in case of listed company, in case of listed company 90% of the volume weighted average daily closing price of the share for the 90 days to the commencement of the discount issue। यानी कि यार इसका ये मतलब है कि इस केस में वो अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि नॉट अप्रूव करेगा क्योंकि मेंशन प्राइस वेटेड एवरेज से कम आ रही है। मेंशन्ड प्राइस जो वेटेड एवरेज निकाली उससे कम आ रही है, एससीसीपी इसको अप्रूव नहीं करेगा। हाँ, एससीसीपी इसको अप्रूव तब करेगा जब डिस्काउंटेड प्राइस, देखो वेटेड एवरेज आ रही है, लेट्स सपोज वेटेड एवरेज का जवाब आ गया है 9.2, तो कहता है जो रेजोल्यूशन में प्राइस मेंशन की गई है ना वो 9.2 से अबव की हो, 9.2 से अबव की हो। दोबारा सुन लो, होपफुली मैंने शायद उसको पहले अप्रूव करवा दिया। लिस्टेड कंपनी, इसने रेजोल्यूशन पास की, रेजोल्यूशन में इन्होंने बताया कि हम ईच शेयर जो है वो 9 रुपए का शेयर इशू करेंगे। रेजोल्यूशन गई एससीसीपी के पास, एससीसीपी को एक्ट ने रोक दिया कि पुराने 90 दिन की प्राइस उठाओ, एवरेज देखो। मैंने कहा लेट्स सपोज अगर एवरेज का जवाब आ गया ना 9.6, तो एससीसीपी ये इशू नहीं होने देगा, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस लॉ ने कहा कम है अगर वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस से तो इशू नहीं करना। हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस वेटेड एवरेज जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर एससीसीपी ने, सोच लो कि 90 दिनों की एवरेज ली और 90 दिनों की एवरेज निकली 8.5, तो 8.5 जवाब आ गया, तो लॉ कहता है कि मैंने तुम्हें एससीसीपी रोका था कि अगर वेटेड एवरेज प्राइस से कम का डिस्काउंट, कम की ऑफर प्राइस है तो तुम रोक देना। अब ये देखो वेटेड एवरेज प्राइस आई है ना 8.5, लेकिन ऑफर्ड प्राइस है ना 9 रुपए का, तो लॉ कहता है इस केस में इनकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देना।
तो इन शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि वेटेड एवरेज से अगर ऊपर का जवाब लिखेंगे ना आप अपनी जो स्पेशल रेजोल्यूशन में, तो वो एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी अप्रूवल के लिए इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। दोबारा पढ़ लेते हैं। नो सच रेजोल्यूशन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल बी सैंक्शनड बाय द कमीशन इफ द ऑफर प्राइस ऑफ शेयर इज लेस देन, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ये ऑफर प्राइस लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी? 90% ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर फॉर 90 डेज प्राइस टू द कमेंसमेंट ऑफ द डिस्काउंट इशू। पहली लाइन की समझ आ गई जी? वो कहते जी जब आपने डिस्काउंट का इशू करना है ना, तो पिछले 90 दिनों की प्राइस ले लो, और एसईसीपी ये एप्लीकेशन ना अप्रूव करना अगर जो प्रपोज्ड प्राइस है, अगर जो प्रपोज्ड प्राइस है, इफ द मेंशन प्राइस इज लेस देन द 90 दिन की 90 एवरेज, ठीक है, 90 दिन की प्राइस की एवरेज। इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी, अगर वो कोई और कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अलावा भी तो कोई कंपनी होती है ना दुनिया में, जैसे सॉरी पब्लिक कंपनी है, अगर उसने अपना कैपिटल इंक्रीज करना है और वो भी जो है शेयर इशू दोबारा करने जा रही है, तो लॉ ने कहा कि उनकी ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? ब्रेकअप होती है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन एसेट्स, बेस्ड ऑन एसेट्स, और कहता है जी एसेट्स जो होने चाहिए ना कम अज कम रीवैल्यूड तो कर लेने हैं, लेकिन नॉट लेटर देन 3 years के, या शेयर वैल्यू बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मतलब आजकल आप लोग एम में तो पढ़ते ही होंगे ना, उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कि आप एक प्रोजेक्शन बनाते हो फ्यूचर में हमें इतने इतने फायदे होने हैं, उन फ्यूचर को फिर आप बैकवर्ड डिस्काउंट करते हो, तो उन डिस्काउंट को, उन फ्यूचर के फायदों में से डिस्काउंट निकालने के बाद आज की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप पर शेयर उसको यानी कि पूरे शेयर पे उसको तकसीम कर दोगे, तो वो डिस्काउंटेड पर शेयर निकल आएगी। तो कहता है अदर कंपनी ने अगर इशू करना है कैपिटल, तो आप क्या करेंगे? आप ब्रेकअप वैल्यू निकालेंगे, और वो ब्रेकअप वैल्यू किस पे बेस करेगी? एसेट्स पे बेस करेगी जो कि रीवैल्यूड हुए होंगे नॉट लेटर देन 3 years के, या आप पर शेयर वैल्यू निकालोगे बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेसिस पे। तो ये एसईसीपी को लॉ ने हुक्म दे दिया कि एसईसीपी आपने कभी भी रेजोल्यूशन पास नहीं करनी जब तक ये अपने आप को तसल्ली ना दे दो। लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज से 90 दिनों की प्राइस उठाओ, अगर वो 90 दिनों की प्राइस ज्यादा निकल आई ना जो रेजोल्यूशन की प्राइस में है, तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी, एससीसीपी उसको पास ही नहीं कर पाएगा। हाँ, जो दूसरी कंपनी है लॉ कहता है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, इनकी ब्रेकअप वैल्यू निकाल लो कि एक शेयर के एवर्स कंपनी के पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं। अगर मेंशन्ड प्राइस ज्यादा है इस प्राइस से, अगर मेंशन्ड प्राइस ज्यादा हुई इस प्राइस से, तो डिस्काउंट अप्रूव करेंगे। अगर मेंशन प्राइस उन्होंने कहा लेस देन है इस प्राइस से, तो डिस्काउंट पे शेयर इशू करने की इजाजत नहीं मिलेगी। फिर उसने उस लॉ ने कह दिया कभी भी कंपनी नॉट लेस देन 3 year हैव बीन लेफ्ट, कि कम अज कम यार 3 साल तो तुम्हें मौजूद कंपनी को होना चाहिए दुनिया पे, फिर वो ये काम कर सकती है। लॉ ने कहा कि हर वो कंपनी जिसका जन्म हो जाता है हमारे थ्रू, आते ही मार्केट में ना चली जाए कि पहले आईपीओ इशू किया उसके बाद फौरन बाद अगले साल डिस्काउंट पे इशू करना बैठ गई। तो उन्होंने कहा, लॉ ने कह दिया कि कंपनी ये काम कर सकती है, लेकिन कम से कम 3 साल का बिजनेस ऑपरेशन होना चाहिए और वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के पास हिस्ट्री हो 3 साल के प्रॉफिट्स की, तो ये कंपनी ये काम कर सकती है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ कमीशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द लिस्टेड कंपनी फॉर इशूइंग
shares at a discount if the discounted price is less than the 90% of the par value of par value। उन्होंने कहा जी कि अगर पार वैल्यू से आपकी डिस्काउंटेड प्राइस कम है तो लिस्टेड कंपनी को तो लिस्टेड कंपनी को कमीशन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब देयर पोर्शन ऑफ प्रपोज्ड इशू। क्योंकि हमें पता है कि कंपनी ने जब भी नया कैपिटल इशू करना है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को पहले ऑफर करना है, एग्जिस्टिंग मेंबर को पहले ऑफर करना है, क्योंकि आगे भी हम पढ़ लेंगे फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में। तो कहता है जी जब भी ये डिस्काउंट पे इशू होगा ना तो सबसे पहले डायरेक्टर्स जो होंगे वो अपना हिस्सा डालेंगे। डायरेक्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब देयर रिस्पेक्टिव शेयर। ठीक है, उन्होंने कहा जी proposed issue at volume weighted average daily closing of price of share for 90 days prior to the announcement of the discount issue where company has passed special resolution authorizing the issue of shares at discount it shall apply to the commission where applicable। उसके बाद कहा issue of share at discount shall not deem to be the reduction of capital। तो आगे हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी लॉफुली कैसे जो है अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देती है। जिस तरह कंपनी के पास आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के पास इख्तियार है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का उसके पास इख्तियार है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने का भी उसके पास इख्तियार है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो एक अलहदा कहानी है। तो लॉ ने कहा डिस्काउंट पे शेयर इशू करने का मतलब ये नहीं होता रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन की एक अलहदा कहानी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे वो होती क्या है भी हमारे सिलेबस में। हर प्रोस्पेक्टस जो इशू होगा उसके ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगे और आप बताएंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे कि कितना डिस्काउंट अलो किया गया था। अगर कोई वायलेशन की गई तो लेवल बहुत मोटा अप्लाई किया गया, लेवल नंबर 3 की पेनल्टी इम्पोज करेंगे। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी फिर उन्होंने दोबारा कह दिया कि डिस्काउंट जो है वो अलाउ करेंगे अगर मार्केट प्राइस लोअर देन है पार वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ पास्ट 90 डेज ट्रेडिंग इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ बाय द बोर्ड। तो ये लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने एक रिक्वायरमेंट लिख दी। तो अब हमें पता चल गया कि कंपनी जो होती है डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकती है। उसके बाद कंपनी के पास अगर इख्तियार है डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू करना, तो कंपनी के पास ये भी इख्तियार है कि वो प्रीमियम पे शेयर इशू करती हैं। प्रीमियम का मतलब कि मेमोरेंडम में तो तुमने लिखा था कि 10 रुपए, कम से कम 10 रुपए का शेयर एक बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे। हाँ कंपनी 10 रुपए से ऊपर भी शेयर बेच सकती है, 12 रुपए का एक शेयर बेच सकती है। तो लॉ कहता है जितने भी पैसे तुम ज्यादा इकट्ठे करोगे ना वो तुमने क्रेडिट करने हैं एक फंड में जिसका नाम होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। लेट सपोज 10,000 शेयर जो हैं वो इशू किए हैं कंपनी ने और 10,000 शेयर इशू कर दिए हैं 12 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया? तो लॉ कहता है इसमें से शेयर कैपिटल कितनी वैल्यू के शेयर तुमने इशू करने हैं और बाकी जो सरप्लस है वो कहाँ पे लेके जाना है, इसकी एक एंट्री करता है लॉ। लॉ नहीं करता, अकाउंटेंट करते हैं। लॉ ने बस गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी, बैंक में तुम्हारे आ गया 1,20,000, लेकिन ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये जाएगा शेयर कैपिटल में, ये जाएगा शेयर प्रीमियम में। शेयर कैपिटल में जाएगा, 10 रुपए का एक शेयर था उसकी पार वैल्यू ही जाएगी। और एक्सेस जो रिसीव किया है वो जाएगा शेयर प्रीमियम अकाउंट में। फिर लॉ ने कह दिया ये शेयर प्रीमियम अकाउंट को कहीं यूज नहीं करना सिवाय इन 4 चीजों के। ठीक है, कैपिटल जो कैपिटल में 1,00,000 आ गया वो कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है। जो उसने मेमोरेंडम में अपना पर्पस लिखा हुआ है 1,00,000 उसके पीछे लग जाएगी लगाने के लिए। लेकिन जो एक्सेसिव पैसे इकट्ठे किए हैं वो कभी भी किसी पर्पस के लिए
यूज नहीं होंगे। ये पैसे लॉ कहता है पड़े रहेंगे एक अकाउंट में जिसका नाम होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट। और ये शेयर प्रीमियम अकाउंट लॉ कहता है इन 4 कामों के अलावा कहीं भी यूज नहीं करना। जैसे शेयर प्रीमियम अमाउंट इन शेयर प्रीमियम अकाउंट शैल बी यूज टू राइट ऑफ। ये अकाउंट को डेबिट करना है, ये क्रेडिट है ना, तो लॉ कहता है इसको तुमने डेबिट करना है। ये डेबिट करके इसमें से पैसे निकालने हैं। और डेबिट किन किन सूरतों में करना है? लॉ कहता है पहली कंडीशन जब प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं कंपनी के। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जब कंपनी का कयाम नहीं होता, कंपनी इन फेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, तो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ अखराजात लग रहे होते हैं। तो कंपनी के जन्मदिन से पहले पहले तक जितने भी अखराजात लग जाते हैं कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने तक जितने भी अखराजात लग जाते हैं उनको हम कहते हैं द प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। तो लॉ कहता है शेयर प्रीमियम को यूज करो उन प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद अगर कोई कमीशन पे किया है, डिस्काउंट अलो किया है ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, देखा पीछे हमने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए थे ना, तो लॉ कहता है अगर कोई डिस्काउंट वगैरह पे शेयर इशू किए ना, तो वो डिस्काउंट की वर्थ जो राइट ऑफ करनी है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में से करना। अगर प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी, अगर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनको रिडीम करना है, उनको खत्म करना है और उनके ऊपर कुछ प्रीमियम पे करना है, यानी शेयर की वैल्यू भी वापस दी और कुछ एक्स्ट्रा भी वापस दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा वापस दिया प्रीमियम, तो वो प्रीमियम इस प्रीमियम अकाउंट में से दिया जाएगा। और उसके बाद अगर ये 3 काम नहीं होते तो चौथा काम हो सकता है, यहाँ से लॉ कहता है इसमें से बोनस इशू मेंबर्स को बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है कि कंपनी एक जो है शेयर इशू कर सकती है ऑन प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है। उसके बाद देयर आफ्टर शेयर प्रीमियम को इन 4 कामों के अलावा हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। कंपनी अपने पर्पज में वो शेयर्स इशू यानी कि अपने पर्पज में वो पैसा नहीं लगा सकती। Thereafter, further issue of share capital. एक कंपनी आईपीओ के बाद हमेशा कब अपना कैपिटल इंक्रीज किया करेगी? कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करेगी? मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक पहले आईपीओ हो जाता है, देयर आफ्टर अगर किसी कंपनी ने कोई शेयर वगैरह इशू करना है, देयर आफ्टर अगर किसी कंपनी ने फर्दर शेयर ऑफ इशू कैपिटल करना है तो उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिटेल से रिक्वायरमेंट है और इवन के रेगुलेशन भी आ गई। अब इनको जरा ध्यान से देखना। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, उन्होंने कहा आप अपना कैपिटल मजीद बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? वेयर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं यार, ये कंपनी है, ये XYZ एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हमें पता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के पीछे कौन मौजूद होता है? इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स। ठीक है, इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स। और हमें पिछले चैप्टर पढ़ने से पता भी चला है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग है वो शेयर होल्डर ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टर्स को कि हमने तो डेली नहीं ना आना, हम जा रहे हैं, अब जो पर्पस लिखा हुआ है मेमोरेंडम में उसको बैठ के अचीव करो, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करो। अब डायरेक्टर्स ने सोचा कि हम ना, यार लेट्स सपोज हमारे बिजनेस में लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक का काम लिखा हुआ है, जो मैं मोस्टली एक एग्जांपल दे देता हूँ, लॉजिस्टिक का काम। डायरेक्टर्स ने सोचा कि हमारी बसेस हैं वो किसी और बस स्टैंड पे खड़ी होती हैं, क्यों ना हम अपने बस स्टैंड क्रिएट करें। अब डायरेक्टर को इस काम के लिए मोटा ताजा पैसा चाहिए, या तो वो कंपनी के पास पैसा पड़ा होगा, या कंपनी जो है वो पैसा कहां से लाएगी? बैंक से लोन लेगी।
यहाँ कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी, कर्जा लेगी गारंटी के ऊपर। और लोन लेना या डिबेंचर इशू करना, इसका नुकसान ये होता है कि सूद लाजमी पे करना है हर साल के एंड पे। तो एक और वे है, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि हम ना एक प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं, हमारे अपने स्टैंड होंगे, फिर हमें किसी को रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो बस वगैरह जो है ना, जो भी हमारा काम है वो स्मूथ हो जाएगा, प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। और ये जो मोटी मोटी बसें होंगी ना, ये हमारे स्टैंड पे ही आके खड़ी होंगी। लेकिन इस काम को करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट मजीद दरकार है। इन्वेस्टमेंट हमें पता है, या तो कंपनी के पास जी पैसा हो वहां से वो लगा लेंगे, अगर अपना पैसा नहीं है तो बैंक से लोन ले लेंगे, अगर बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता तो डिबेंचर इशू कर देंगे। और मैंने कहा ये कॉस्टली होते हैं। और सबसे चीप वे होता है कि दोबारा शेयर इशू कर दिए जाए। फिर लोग कहता है अगर से कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो दोबारा शेयर इशू कर दो। लेकिन डायरेक्टर्स वो दोबारा शेयर किसको इशू करेंगे पहले? देखो, डायरेक्टर भी कंपनी के हिस्से ही होते हैं, मेंबर ही होते हैं। वो मेंबर ऐसे होते हैं जो चालाक मेंबर होते हैं, डिसीजन मेकिंग में चले जाते हैं। तो ये डायरेक्टर्स क्या करेंगे, देखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट को दरकार है 2 बिलियन, और 2 बिलियन के लिए वो शेयर इशू करेंगे। सबसे पहले वो प्रपोजल देंगे कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, सबके सामने एक करारदाद रखी जाएगी कि भाई हम ना ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट में इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और आपसे गुजारिश है कि आप कंपनी के मेंबर हैं और आपका ही फायदा है, हमारा अपना कोई फायदा नहीं, आपका ही फायदा होना है कल को। तो आप ना, हम शेयर इशू करने जा रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये होता है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर मेंबर इस बात से शेयर ना सब्सक्राइब करें तो लॉ कहता है डायरेक्टर्स के पास फिर इख्तियार आता है कि वो ये वाले शेयर्स जो होते हैं आम पब्लिक को भी इशू कर सकते हैं, दूसरी पब्लिक को, ठीक है। उनके पास फिर ये चले जाते हैं, लेकिन पहला राइट उन लोगों का है जो कंपनी में पहले से मौजूद है। इसको कहते हैं फर्दर शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, यहां पे एक नए बंदे का मैं कंसेप्ट आपको देता हूं, अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होता है? आपने नाम सुना होगा, अंडर राइटर। जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो फर्दर शेयर इशू तब करेगी जब उसके पास एक अंडर राइटर मौजूद होगा। अंडर राइटर कौन होता है? अब देखो, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर ने ये सोचा कि इन्वेस्टमेंट करनी है, मेंबर्स ने भी ये रजामंद हो गए, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, जितने शेयर ये सब्सक्राइब कर सकेंगे कर लेंगे, बाकी शेयर्स किधर जाएंगे? तो लोग कहता है वो पब्लिक को दे दो। हाँ, अगर पब्लिक ने भी वो शेयर सब्सक्राइब ना किए तो कौन शेयर सब्सक्राइब करेगा? तो लॉ कहता है एक ना अपने लिए अंडर राइटर भी अरेंज रखना। अंडर राइटर कौन होते हैं? ये ना कंपनी को एक कसम दे देते हैं, कंपनी को एक ना तसल्ली दे देते हैं। लेट सपोज 2 बिलियन के शेयर्स थे, जो है 1 बिलियन सब्सक्राइब हो गया कंपनी के अंदर, 1 बिलियन मजीद बच गया, वो अवाम को इशू करना है अब। तो लॉ कहता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अंडर राइटर पहले अरेंज कर लेना। अंडर राइटर कौन होता है? ये एक ना कंपनी को कसम खा लेता है, कंपनी से अल्लाह की कसम उठा लेता है कि यार सच में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर पब्लिक ये 1 बिलियन सब्सक्राइब नहीं ना करेगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले पब्लिक को शेयर इशू किए जाएंगे, अगर पब्लिक नहीं ना सब्सक्राइब करेगी तो मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, लेकिन ये कसम कोई फ्री नहीं उठाता, इसके लिए वो मोटा ताजा कमीशन खाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, कमीशन इसके साथ तय हो जाता है कि 1 बिलियन अगर हमारे पास बच गया, वो पब्लिक को इशू करना है, पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करेगी तो तुम सब्सक्राइब करोगे, अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती तो ये फिर मैदान में आ जाता है। लेकिन याद रखो, ये अपनी कसम उठाने के लिए एक कमीशन कंपनी कंपनी से चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन।
और अंडर राइटिंग का काम मोस्टली बैंक्स करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन बने होते हैं जो कि अंडर राइटिंग पे काम करते हैं। और इनका पर्पज ही यही होता है कि मार्केट में अगर कोई कंपनी जाना चाह रही है तो उसको कसम दे देते हैं, हाँ अगर पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई मसला नहीं, हम करेंगे, लेकिन हमें कमीशन भी चाहिए होगा, इसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। तो यार ये सारा मैंने तुम्हें सेटअप बता दिया कि कैसे एक कंपनी जो है एक काम कर रही होती है और अचानक उसे ज़रूरत पड़ती है कि हम फर्दर शेयर की तरफ चले जाएं, मजीद जो है अपना कैपिटल इंक्रीज करें। क्योंकि मैंने आपको बताया ना लॉजिस्टिक का काम कर रहे थे, पहले हमारी बसेस किसी और के स्टैंड पे जाके खड़ी होती थी, उसको हम हर मंथली पे करते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे अपने स्टैंड हों, हमारी बसेस हमारे स्टैंड पे खड़ी होंगी, हमारे अखराजात बचेंगे, एसेट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पता है ज़मीन भी खरीदनी है, फिर अच्छा सा माहौल, एसी वगैरह, चेयर्स वगैरह भी लगाना है, स्टाफ भी हायर करना है, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए ये सारा सेटअप है। अब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि क्या मसला था कंपनी को, क्यों फर्दर शेयर इशू है, और मेंबर्स को क्यों है, फिर ये अंडर राइटर कहाँ से क्रिएट हो गया, और ये क्या चीज़ है अंडर राइटर। तो अंडर राइटर का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि अंडर राइटर कंपनीज होती हैं कोई ना कोई। Where the directors decide to increase the share capital of the company by the issue of further share। डायरेक्टर को जरूरत थी क्योंकि आप लोगों ने उनको पावर दी हुई थी कि तुम मेमोरेंडम का काम करने के लिए कुछ भी कर लेना पाकिस्तान में। तो डायरेक्टर ने क्या किया, डिसाइड किया कि यार अब हमें शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए बाय इशू ऑफ फर्दर शेयर कैपिटल। सच शेयर शैल बी ऑफर्ड, ये वाले शेयर तुमने लाजमी ऑफर करने हैं टू पर्सन हु एट द डेट ऑफ द ऑफर्स आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आ गई तुम्हें? वो कहता है जी सबसे पहले ना तुमने उन लोगों को ख्याल रखना है जो घर के अफराद हैं। घर से कोई खाना बचेगा तो आप बाहर किसी को ऑफर करेंगे। तो कहता है जी अपने घर के मेंबर्स का पहले ख्याल रखना, अगर तुमने ये लिया है ना डिसीजन, तो कैपिटल जो है वो सबसे पहले घर के अंदर जो है वो इशू करना। उसके बाद इन प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, जिसके पास जितना शेयर कैपिटल है ना उसी के हिसाब से इसको तकसीम करना। लेट्स सपोज, होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ जाएगी कि इन प्रपोर्शन कैसे। लेट्स सपोज 5 मेंबर हैं यार एक कंपनी के, 5 के से ज़्यादा ही होते हैं, जल्दी कंक्लूजन हो जाए तो 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर, इसके 300 शेयर्स हैं, इसके 200 शेयर्स हैं, इसके 150 शेयर्स हैं, इसका 101 शेयर है। अब टोटल शेयर्स देख लो कितने बनते हैं, ये 500, ये 650, 750, और लेट्स सपोज इतने शेयर्स बनते हैं। तो जब भी कंपनी एक ऑफर देगी कैपिटल को इंक्रीज करने की तो कौन सी बेस बनाएगी, ये बेस बनाएगी। लेट्स सपोज कंपनी ने कहा हमने मजीद जो है 500 शेयर या 600 शेयर इशू करने हैं, तो ईच मेंबर का कितना राइट होगा। लेट्स सपोज 500 फर्दर इशू करने हैं तो इसकी बेस बनेगी 751, तकसीम होके जो फैक्टर आएगा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हर एक का राइट निकल आएगा कि इसने इतने सब्सक्राइब करने, इसने इतने सब्सक्राइब करने, इसने 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 इतने। हाँ याद रखना लाजमी, जब भी तकसीम होता है ना तो पॉइंट में कुछ जवाब आता है। जैसे ए का जवाब आ गया, लेट्स सपोज 500 में से उसका लेट्स सपोज जवाब आ गया 201.957, दूसरे का जवाब आ गया 103.537। लॉ कहता है ये फ्रैक्शन इन लोगों को कभी भी ऑफर नहीं करनी। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में भी हमें गाइडलाइन मिलेगी। तो देखो क्या कहता है लॉ। तो कहता है जब भी एक डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं ना कि कंपनी का कैपिटल इंक्रीज करना है, तो वो कैपिटल सबसे पहले उन पर्सनस को देना है जो कंपनी में पहले से मौजूद हैं। और कैसे देना है, इन प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल हेल्ड। और इनको क्या ऐलान करके बताओगे? लो कहता है इनको एक लेटर बनाना है, उसमें लिखना है कि भाई आप कंपनी के मेंबर हैं, आपके पास इतने शेयर्स हैं, आपका इतना इख्तियार बनता है कि आप कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, अगर आपके पास पैसे हैं तो मजीद डाल लें। लेटर
ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ये ऑफर का लेटर बनना चाहिए, ये लेटर लाजमी बनना चाहिए और इसमें तुमने ये सारी बातें जो है ना लिख देनी है। टाइम ऑफ ऑफर नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। जो ऑफर का टाइम होगा वो कम से कम 15 दिन होगा और ज्यादा से ज्यादा वो 30 दिन होगा। ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन 30 डेज, अगर ये मैक्सिमम टाइम के अंदर ना एक्सेप्ट की गई, अगर मैक्सिमम टाइम जो लॉ ने अलाउ कर दिया कि पहले तो लॉ ने अलाउ किया हर मेंबर को कम से कम जो टाइम देना है ना सब्सक्राइब करने का वो 15 दिन देना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम देना 30 दिन का, कि 15 से 30 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, पैसे जमा करने हैं तो कर लो, शेयर ये पड़े हैं लेने हैं तो ले लो। इफ द ऑफर नॉट एक्सेप्टेड विद इन 30 डेज, अगर ये ऑफर 30 दिनों के अंदर नहीं सब्सक्राइब की जाती, शैल बी डीम टू हैव बीन डिक्लाइंड, सोचा जाएगा कि आपने डिक्लाइन कर दी ऑफर। द लेटर ऑफ ऑफर ड्यूली साइंड बाय एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, फिर ये जो भी खत लिखेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपकी इतनी इंटाइटलमेंट है और आप जो है 17 दिन के अंदर, ठीक है, और मैक्सिमम कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, इसके अंदर ऑफर सब्सक्राइब कर लें। उस लेटर के एंड पे कौन बंदे साइन करेंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। Letter of offer shall be dispatched to all the existing members before the commencement of the period for acceptance through the registered post, courier or electronic mode etc। उन्होंने कहा जब भी पीरियड शुरू होने लगेगा उससे पहले ये लेटर लोगों के हाथों में पहुंच जाना चाहिए। Copy of letter of offer shall also be sent to the registrar of the company। रजिस्ट्रार के पास आपने ये ऑफर लेटर लाजमी इशू कर देना है। इफ होल, अगर सारी की सारी ऑफर आर एनी पार्ट ऑफ शेयर ऑफर इज डिक्लाइंड आर नॉट सब्सक्राइब्ड, उन्होंने कहा सारी की सारी ऑफर डिक्लाइन हो जाए और यहाँ कुछ हिस्सा बच जाए या कुछ हिस्सा सब्सक्राइब हुआ, कुछ शेयर बच गए, डायरेक्टर क्या करेंगे, डायरेक्टर में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ ऑफर allot such shares as in such manner as they deem fit। ठीक है, तो लॉ ने इख्तियार दे दिया फिर डायरेक्टर्स को, फिर तुम्हारी मर्जी है ये शेयर्स कहाँ पे प्लेस करने हैं, किसको बेचने हैं। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, एनी मेंबर नॉट इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब, अगर लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में कोई मेंबर अगर इंटरेस्टेड नहीं है इस ऑफर में, may exercise the right to renounce the share to any other person। लिस्टेड कंपनी में अगर अल्लाह करे मुझे खत मिल गया कि आपके पहले हमारे पास कोई 5,000 शेयर पड़े हैं, मुबारक हो, खुशियां मनाओ कि आपको हम मजीद जो है 300 शेयर्स अलाउ कर रहे हैं, तो लिस्टेड कंपनी के पास जो शेयर होल्डर होगा, कहते हैं अगर उसको ये खत मिल गया तो उसके पास ये पावर होगी कि वो खत जो है किसी और को ट्रांसफर कर दे कि यार ये राइट मुझे मिला था, ये लो मैं ये अपना राइट तुम्हें बेच रहा हूं, तुम मेरी जगह शेयर परचेज कर लेना। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स को ये इख्तियार दे दिया गया कि खत तो तुम्हारे नाम आया था लेकिन तुम ये खत किसी को बेच सकते हो। तो लिस्टेड कंपनी का काम अच्छी तरह चलता रहे तो लॉ ने कहा डायरेक्टर्स के अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो अपना खत आगे बेच सकते हैं, और मेंबर्स जो होते हैं अल्लाह के नाम पे ही नहीं आगे इशू कर देते राइट अपना। हमने टैक्स में भी पढ़ा होगा राइट भी बिक जाता है और उसकी भी कुछ ना कुछ टैक्सेशन होती है। तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो बेच दिया तो लिस्टेड मेंबर्स के पास इख्तियारात है। तो यार यहाँ तक था कि कंपनी ने अगर कोई शेयर वगैरह इशू करना है तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को करना है। अगर कंपनी ने वो शेयर मेंबर्स सब्सक्राइब नहीं करते अदर देन लिस्टेड कंपनी, तो डायरेक्टर्स के पास इख्तियारात आ जाते हैं कि वो इन शेयर्स को जो डिक्लाइंड होते हैं उनको जो है मार्केट में इशू कर दें। और जितने जो लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनको ये इख्तियार होता है कि खत रिसीव हो गया है तो वो खत को रिजेक्ट कर दें या वो खत किसी को आगे बेच दें कि राइट तो मेरा था लेकिन ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से
इशू किया गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जब भी कंपनीज के ऊपर रेगुलेशन इशू करती है तो इसकी आदत है ये एसआरओ इशू करता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, इसको बोलता है स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की पावर, देखो ये इशू करने से पहले ना उसने सबको बता दिया कि भाई एससीसीपी ने अपने दिल से ये काम नहीं किया। एससीसीपी को ना एक पावर रेफर की थी सेक्शन नंबर 512, जिसको आप मिला के पढ़ें 58 और 83, तुमने अभी मेरे साथ पढ़ा कि एससीसीपी फिर कहता जी बड़ा ही खुश है कि आप लोगों को नोटिफाई कर रहा है कि वो एक रेगुलेशन इशू करने जा रहा है। और जैसे कि ये 2018 में इशू हुई तो इसको कह दिया गया दी लिस्टेड कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। नहीं, ये लिस्टेड कंपनी नहीं, ये सारी कंपनीज के लिए है जो भी फर्दर इशू करेगा, सॉरी। उन्होंने कहा दीज रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2018 की। उन्होंने कहा ये जो भी रेगुलेशन है इसका आज के बाद ये नाम होगा। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बाद में आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा क्लोज कर लूं। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, उन्होंने कहा जी इस जो भी रेगुलेशन है इसका नाम आज के बाद होगा फर्दर इशू ऑफ शेयर रेगुलेशन 2018। ये एक साथ ही दुनिया में आ गई थी रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन देख लो यार उसी पे अप्लाई हो रही हैं जो मैंने तुम्हें बताया था, फर्दर इशू करना है शेयर कैपिटल, यानी कि आपने आईपीओ के बाद आपने दोबारा अपना कैपिटल इंक्रीज करना है, फर्दर इशू करना है। और फर्दर इशू कैसे होता है कैपिटल, उसके तरीकेकार है। अपने मेंबर्स को दोबारा शेयर इशू करना उसको बोलते हैं राइट शेयर्स, उसको बोलते हैं राइट इशू। मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया, अवाम को वो शेयर इशू किए गए तो उसको बोलते हैं अदर देन राइट शेयर्स। फिर उसके बाद कंपनी के पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ था या सरप्लस कोई पड़ा हुआ था, उसमें से शेयर्स इशू किए तो ये वहां भी अप्लाई होगा बोनस शेयर्स। और अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू किए, कंपनियां ऐसा भी करती हैं ना, अपने एम्प्लॉयज को लालच देती हैं, एम्प्लॉयज खुश हो जाओ, खुशियां मना लो, तुम भी ओनर बनने जा रहे हो, और ये लो हर एक को एम्प्लॉयज को सस्ते दामों शेयर्स बेच देते हैं। तो इस वे से भी वो खुशियां मना के अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर लेते हैं। और उसके बाद कंपनीज बाज दफा अनाउंस करती है प्रेफरेंस शेयर्स कि आप ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा हम इशू करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके राइट्स ज्यादा होंगे और उनके ऊपर सबसे पहले डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा, तो वो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो लॉ ने कह दिया कि भाई जी फर्दर इशू जो होता है ना इन इन तरीकों से हो जाता है। उसके बाद यार आपने ना इसकी डेफिनेशन नहीं छोड़नी, ये डेफिनेशन मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन आपको आती हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। याद रखना यार, मैंने अपने बच्चों से पूछा है, 2 या 3 जो हैं एमसीक्यूज के पेपर गुजर गए हैं, उसने कहा सर कंपनीज एक्ट से तो पूछता ही है, लेकिन ये जो उसने कहा था ना रूल्स पढ़ के आना, रेगुलेशन पढ़ के आना, तो कहता है जी वो ये रूल रेगुलेशन की ना डेफिनेशन में से कोई एक आधा एमसीक्यू लाजमी छेड़ता है। तो यार आप ना एक नजर इन एमसीक्यूज को देख लेना ताकि तुम्हारे नंबर ना कटें, तुम्हें एमसीक्यूज अच्छी तरह सॉल्व करने आ जाएंगे। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का मतलब तुम्हें पता होगा, ठीक है? तो एक नजर ना इन डेफिनेशन को पढ़ लेना, उसके मुताबिक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या है, फर्दर इशू क्या है। वो जैसे कि लेट्स सपोज वो कहता है जी फर्दर इशू वो है जो सेक्शन नंबर 83 में बयान किया गया, लेकिन इसमें आईपीओ नहीं आता। आईपीओ का क्या मतलब है कि पहली ऑफरिंग, जो हमने पिछले हफ्ते में की थी पहली ऑफरिंग। तो सब डेफिनेशन को ना हर रोल की आइंदा मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, अजान हो रही है जरा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार मैंने तुम्हें बताया कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई रेगुलेशन, जैसे मैं जब भी तुम्हें एनबीएफसी पढ़ाऊंगा, तुम्हें जो भी बाकी रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, तुम्हें पब्लिक ऑफरिंग पढ़ाऊंगा, और पब्लिक ऑफरिंग से तो आ भी गया क्वेश्चन, लेकिन उसकी डेफिनेशन से आया। ठीक है, डेफिनेशन जितनी भी रेगुलेशन की होंगी, क्योंकि डेफिनेशन हर रेगुलेशन के स्टार्ट पे होती है कि हमारा मतलब क्या है इन चीज़ों से, वो डिफाइन कर देते हैं। तो तुमने ना ये जो डेफिनेशन है ना, इनको अच्छी तरह एक नज़र देख लेना, एक नज़र देख लेना तो तसल्ली हो जाएगी। एक नज़र देख लेना ताकि तुम्हारे एमसीक्यू में से नंबर ना कटें। ओके, और एक डेफिनेशन किसी रेगुलेशन की भी उन्होंने लिखवाई है, वो भी मैं तुम्हें स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये वाली डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। तो उन्होंने ये बताया यार, इस रेगुलेशन में ये जो रेगुलेशन एससीसीपी ने इशू की, कि उन्होंने कहा ये जब भी कंपनी ये 5 काम करेगी ना, तो उसको लाजम है उसके ऊपर इसको मानना। कंडीशन फॉर राइट इशू, देखो सेक्शन नंबर 83 वहां पे हल्का सा बयान है, लेकिन उस सेक्शन को कैसे कैसे किन किन स्टेप्स में तुमने अप्लाई करना है, तुमने फॉलो करना है, उसके ऊपर डिटेल में रेगुलेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि एससीसीपी को बाद में लगा कि सेक्शन नंबर 83 के ऊपर ना हमसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, अवाम को पता ही नहीं कि हमने क्या करना है। तो एससीसीपी को पावर दे दी गई थी सेक्शन नंबर 152 ने, कि अवाम जो कंपनियां बार बार पार्लियामेंट को तंग ना करें, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें हम पावर देते हैं, इनको गाइड करते रहना। तो उन्होंने कहा कंडीशन फॉर राइट इशू, राइट इशू क्या होता है कि यार कंपनी ना अपना कैपिटल इंक्रीज करने लगी है, लेकिन कैसे करने लगी है, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो इशू करने लगी है, इसको हम कहते होते हैं राइट इशू। तो राइट इशू का क्या मतलब है, कहता है जी सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 83, सबसे पहले तुमने रिक्वायरमेंट किसकी पूरी करनी है, सेक्शन नंबर 83 की, जो अभी तुमने मेरे साथ पढ़ा यार, कि डायरेक्टर जो है एक खत लिखेंगे, खत के अंदर लिखेंगे खुशियां मना लो, आपको शेयर आ रहे हैं, आपका राइट बनता है तुम ये शेयर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने ये पैसा कहीं पे यूज करना है। तो कहता जी सबसे पहले सेक्शन नंबर 83 की बात मानो, उसके बाद तुमने क्या करना है। अ कंपनी इशूइंग राइट शेयर शैल in addition to the clause of the requirement said section comply with the following requirement। उन्होंने कहा जब भी एक कंपनी अपने मेंबर्स को ये खुशियां मना लो वाला खत भेजेगी ना, तो उसके साथ उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी है जो सेक्शन नंबर 83 ने बोला है, लेकिन इसके साथ साथ उसको ये बातें भी माननी पड़ेंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा, पहली बात, लिस्टेड कंपनी शैल नॉट मेक अ राइट इशू विद इन अ ईयर of an issue of capital to the public or further issue of capital through right issue। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी, पहली बात लिस्टेड कंपनी सुन ले हमसे, कि अगर लिस्टेड कंपनी एक बनी है, उसने बनी है, आज कितनी तारीख है, चलो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को लिस्टेड कंपनी ने ना आईपीओ क्लोज किया। आईपीओ क्या है, कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी अभी बनी है और उसकी पहली सब्सक्रिप्शन आवाम से इकट्ठी कर ली। ठीक है, 1 नवंबर को पहला कैपिटल इन्होंने इकट्ठा किया था। तो इन रेगुलेशन ने कह दिया लिस्टेड कंपनी को जब तक 1 साल नहीं ना गुजरेगा, यानी कि अगला राइट इशू ये कब करेंगे, अगला फर्दर इशू ये कब करेंगे, ये कर सकते हैं 2 नवंबर 2021 को। इस पीरियड के दरमियान उन्होंने कह दिया खबरदार, करना ही नहीं, अलाउ ही नहीं। ठीक है, या 2 नवंबर के बाद, लेट सपोज 10 नवंबर 2021, अगले साल की बात कर रहा हूं, इन्होंने बात मान ली, अच्छा जी हम बात मान लेते हैं, पूरा साल ये देखो कुछ नहीं इशू किया, राइट। ठीक है, 2 नवंबर गुजर गए, अब लिस्टेड कंपनी ने कहा इख्तियार आ गया, चलो जी ये खत भेज दो इनको कि राइट इशू करना है। 10 नवंबर को इन्होंने राइट इशू भेज दिया और 10 नवंबर को मजीद कैपिटल इकट्ठा कर लिया। तो लॉ कहता फिर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि अगले साल तक दोबारा तुमने अपना कैपिटल इंक्रीज
नहीं करना, यानी कि 9 नवंबर 2022 तक तुमने दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करना राइट इशू का। ये वो लाइन कह रही है। अब मैं इसको पढ़ूंगा। अ लिस्टेड कंपनी शैल नॉट मेक राइट इशू, उन्होंने कहा जी लिस्टेड कंपनी कभी भी राइट इशू नहीं करेगी विद इन अ ईयर, विद इन 1 ईयर ऑफ एन इशू ऑफ कैपिटल टू द पब्लिक। जब वो एक पब्लिक को इशू कर देती है, यानी कि आईपीओ की बात हो रही है, आर फर्दर इशू ऑफ कैपिटल थ्रू राइट इशू। ठीक है, उन्होंने कह दिया। उसके बाद कहता है जी जीना हराम ही नहीं कर देना इस परवीन ने इन लोगों का। हाँ, अगर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना, और लॉ ने इन्फोर्स कर दिया है, लेट्स सपोज लिस्टेड कंपनी के पास मेंबर्स नहीं है या कम इक्विटी इकट्ठी हुई है, तो ये फर्दर इशू कर सकती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। लेकिन राइट इशू स्पेशली फर्दर कैपिटल इंक्रीज करना, तो उसको कहता है जी 1 ईयर का टाइम है। लेकिन कहता है जी अगर कर सकते हैं, अगर आपको कोई मुश्किलात है और मिनिमम इक्विटी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी हो, तो एक आधे शेयर या जितने भी शेयर तुम्हारे कम हैं उसके लिए तुम फर्दर इशू कर सकते हो। फिर ये टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होगा, ये 1 ईयर का टाइम कहाँ से शुरू होगा? उसने कहा ये साल, 1 साल का टाइम जो बताया है ना, ये इसकी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट हो जाएगा गिनना कब से? जब लास्ट डेट होगी पब्लिक सब्सक्रिप्शन की, लास्ट डेट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ सच इशू एंड इन केस ऑफ प्रीवियस राइट इशू, और ये टाइम स्टार्ट होगा लास्ट डे फॉर द पेमेंट ऑफ सच प्रीवियस राइट इशू। तो तारीख बताई यार कि ये साल, ये मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, ये देखो। उन्होंने कहा जी ये जो तारीख है ना कब से स्टार्ट हो जाएगी, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये रही, ये साल का पीरियड उन्होंने बताया। जैसे ये जो था फर्दर राइट इशू 10 नवंबर को क्लोज हुआ, ठीक है, 2 नवंबर से लेकर 10 के दरमियान लेट सपोज इन्होंने क्लोज किया, तो कहता इसी तारीख से हम, जिस तारीख से इन्होंने फर्दर राइट इशू कंक्लूड कर दिया था ना, उससे ऑनवर्ड अगला साल, उस तरीके से अगला साल तक कहता है जी हमारा ये पर्पज है। और ये लिस्टेड कंपनी के लिए है, हर कंपनी के लिए नहीं। लिस्टेड कंपनी लाजमी ये बात मानेगी। बोर्ड shall approve the decision to increase the share capital and said approval shall be considered as right announcement। कहता है बोर्ड जब भी ये फैसला करेंगे ना, जब कभी भी फैसला करेंगे कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, उन्होंने कहा हम ये सोचेंगे कि ये वाला जो अप्रूवल हमेशा होता है, ये होता ही राइट अनाउंसमेंट है। यानी राइट अनाउंसमेंट सही अनाउंसमेंट नहीं, राइट अनाउंसमेंट का मतलब राइट शेयर के लिए अनाउंसमेंट है। उसके बाद फ्रैक्शंस, या ये देखो पीछे कंपनीज एक्ट बताना भूल गया था ना, इन फ्रैक्शंस का क्या करना है, ये देखो। ये देखो 83 में कहीं कोई फ्रैक्शन का नाम नहीं था। उसने कहा था सच शेयर शैल बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग मेंबर इन प्रपोर्शन टू द शेयर ऑलरेडी हेल्ड। तो इसने कहीं भी नहीं बताया अब एक मेंबर जिसके 201.959 वोट बन रहे हैं, क्या वो आधा वोट मांगेगा? वो कहेगा नहीं, 9 पॉइंट की बात हुई है ना, तो आधे से ज्यादा जो शेयर है ना वो मुझे तोड़ के दे दो। क्या ये पंगा चल जाएगा? तो इसके ऊपर देखा ना, रेगुलेशन आ गई। एससीसीपी को तंग किया होगा इन कंपनीज ने कि यार ये तो बता दो हमें खुदा का वास्ता कि ये पॉइंट में जो आ रही है ना हमारे साथ मुसीबत, इसको क्या करें। तो इसके लिए फिर रेगुलेशन आ गई। इसके लिए उन्होंने अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हम, सेक्शन नंबर 83 कहता है कि जो होती है ना राइट, वो हमेशा जितने आपने शेयर रखे हैं उसकी प्रपोर्शन होती है। हाँ, जो फ्रैक्शंस होंगी, ये उसकी बात अब बताने जा रहा हूं। फ्रैक्शनल शेयर शैल नॉट बी ऑफर्ड, ये तुम ऑफर ना करना। जितनी भी फ्रैक्शन होंगी ना लेस देन 1, यानी कि जितनी भी फ्रैक्शन होंगी लेस देन अ शेयर, शैल बी कंसोलिडेटेड, उनको कहता है जी जमा करते रहना। जितनी भी फ्रैक्शन होगी, हमें पता है रेशो जब बनती है तो जितनी भी फ्रैक्शन है उन्हें जमा कर लेना, तो डिफरेंस जो है खत्म हो जाता है, उसका जवाब राउंड अप हो जाता है। जितनी भी फ्रैक्शन है कहता है जी तुम ना उनको इकट्ठी करते रहना। वो सारी फ्रैक्शन कहता है वो लाजमी तुम्हारे पास फिर एक शेयर बनेगा। वो शेयर क्या करोगे? कहता वो शेयर तुम ना डिस्पोज ऑफ कर देना।
यानी कि मार्केट में बेच देना। जो फ्रैक्शन से शेयर बनेगा वो मार्केट में बेच देना। फिर उससे जो पैसे आएंगे ना फ्रैक्शन को बेचने से, वो फिर तुम इन मेंबर्स के दरमियान तकसीम कर देना उस वे से जैसे कि तुम्हारे आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो होपफुली मैं ना, चलो अगली प्रीवियस भी पढ़ देता हूँ। तो फ्रैक्शन के ऊपर गाइडलाइन बता दी उन लोगों ने कि कंपनी तुमने फ्रैक्शन के तौर पे परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन आई तो सारी फ्रैक्शन को इकट्ठा कर लेना, सारी फ्रैक्शन को इकट्ठा कर लेना। तो इन फ्रैक्शन को जो है ना इकट्ठा करने के बाद वो कहता है जी मार्केट में तुम बेच के जिन जिन के साथ फ्रैक्शन आ रही थी ना उसी हिसाब से उनको पैसे वापस दे दो, लेकिन उस तरीके से देना जैसे कि तुमने अपने आर्टिकल में पहले लिखा हुआ है। डिसीजन ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड डिसाइड करते हैं ना मीटिंग में बैठ के कि हमने फर्दर शेयर इशू करना है, वो अपने डिसीजन में लॉ कहता है क्लियरली बताएं। क्या बताना है कि कितना क्वांटम ऑफ शेयर, क्वांटम ऑफ इशू क्या होगा कि लेट्स सपोज अभी हमारे पास शेयर कैपिटल पड़ा है, कितना परसेंट मजीद इसको बढ़ाना है। अगर 100 शेयर पड़े हैं तो 50% बढ़ाना, इसका मतलब 50 शेयर्स का क्वांटम है। इशू का साइज कितना होगा वही, उसके बाद इशू प्राइस कितनी होगी, पर्पज आर जस्टिफिकेशन ऑफ राइट इशू। यार तुम्हें याद है ना अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल पढ़ाई थी कि हमारी बसें जो हैं अब से हमारे ही स्टैंड पे खड़ी होंगी, इस पर्पज के लिए हम ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना। ठीक है, तो वो लाजमी जो है ना अपने लॉ कहता है लिस्टेड कंपनी पर्पस और उसके ऊपर जस्टिफाई भी करेंगे अवाम को कि क्यों हम चाहते हैं कि हमारे पास मजीद कैपिटल इकट्ठा हो जाए। फिर इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कंपनी को क्या होगा और शेयर होल्डर्स को क्या होगा, और याद रखो अपने स्टैंड बनाने में कंपनी को रिस्क क्या होगा वो भी बताना है कि नुकसान क्या होगा हमें, वो भी देख लेना है इफ एनी। तो उसके बाद जस्टिफिकेशन फॉर इशू ऑफ शेयर एट पार, मिनिमम प्रीमियम आर बिलो पार इफ एनी एप्लीकेबल, और फिर उसके बाद आपने जस्टिफाई करना है कि शेयर कैसे इशू करने हैं। तो होपफुली मैं ना यार आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, कल इंशाल्लाह इन रेगुलेशंस को कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ वन बाय वन। अच्छा जी, हाँ जी, आसफ अली लॉ ने भी यही कहा है यार कि जो ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन होंगी ना, ये वाली आसिफ, ये फ्रैक्शन होंगी, तुमने इकट्ठी करके एक शेयर बनाना है और उसको बेच देना है। जितनी भी फ्रैक्शन होंगी, जितने भी इकट्ठा करके रेशो वो इकट्ठी होके लाजमी लोग कहता है कि कुछ शेयर का जवाब आएगा, वो शेयर मार्केट में बेच देना। अब ये शेयर से जो पैसे आए हैं ना, जिनका राइट बनता है, उनको लॉ कहता है जी पैसे दे दो। अब पैसे कैसे देने हैं, अब सारे क्या खड़े हो जाएंगे मीटिंग के, इन डायरेक्टर्स की जान खाएंगे। इन्होंने पहले अपने आर्टिकल में लिखा होगा कि वो पैसा कैसे देना है इनमें। तो लॉ कहता है अपने आर्टिकल को देख लो, उसमें तरीकेकार लिखा हुआ है कि इससे आने वाले पैसे किन लोगों में तकसीम करने हैं। ठीक है, आसिफ का जवाब हो गया। कंसेप्ट ऑफ पार वैल्यू, ठीक है, पार वैल्यू को भी मैं कंसेप्ट ऑफ, इससे पहले है कायनात का क्वेश्चन। सर अगर 2 नवंबर है, सर अगर 2 नवंबर है तो इशू किया है, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 2 नवंबर पे, सॉरी। मैं यही कह सकता हूँ, हो सकता है मैं जोशे खदापत में ना बहुत सी चीज़ों को ना आगे पीछे कर देता हूँ। तो जोशे खदापत में ना मैंने साल को ना, एक साल शुरू हुआ नवंबर से तो अगला साल भी मैंने ख़त्म किया नवंबर पे। तो लाजमी ये कायनात ने टीका है सर जी, वो साल ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है, 9 अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। तो बात मैंने समझानी थी, होपफुली मैंने समझा दी है। ठीक है, तो साल अक्टूबर में ख़त्म होगा, मैं नवंबर से लेकर नवंबर तक खींच चुका हूँ उसको। तो मैंने कायनात ये समझाना था कि जब एक ऑफर हो जाती है तो अगली ऑफर नहीं करनी जब तक एक साल कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने समझाने का मकसद मेरा ये था, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मेरा साल जो है 13 साल 13 माह का है। पार वैल्यू क्या होती है? पार वैल्यू सर होती है जी फेस वैल्यू।
जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी शेयर की, उसको हम बोलते हैं पार वैल्यू। उसके बाद जी सर, कंपनी में शेयर्स, इशू शेयर्स टू न्यू शेयर होल्डर। आसफ कभी भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले किन लोगों का राइट है? जो घर के पहले मेंबर हैं, उनका राइट है। अगर वो ना करेंगे ना, तो सेक्शन 83 अभी हमने पढ़ा ना आसिफ, सेक्शन 83 कहता है अगर वो ना करेंगे ना, वो ना करेंगे, फिर दूसरे लोगों को छेड़ना, फिर दूसरे लोगों में आपने वो जितनी ना होगी ना, हमने फंड तो लेना है ना, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट तो करना है ना, तो फिर न्यू शेयर होल्डर्स को वो उनको इशू किए जाएंगे। लेकिन पहले एग्जिस्टिंग जो होंगे ना, उनकी इजाज़त ली जाएगी कि आप लोगों को ये लेटर आ रहा है, लोगों ने कहा, वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जितना रिजेक्ट कर देंगे वो मार्केट में इशू कर देंगे, उसको बोलेंगे न्यू शेयर होल्डर्स। ठीक है, आसिफ का क्लियर हो गया। सर आईपीओ क्या होता है, एक्सप्लेन कर दे। जो पहली होती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि अभी जन्म हुआ है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का, पैसे इसके पास कहाँ से आ जाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे बताओ मुझे, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे जी, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया होगा डायरेक्टर ने कहा होगा जो कि हम इतने पैसे डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो शेयर इशू हुए हैं पहले, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, के पहली पहली पब्लिक को ऑफर की गई। कंपनी रिक्वायर्ड टू इशू शेयर्स ऑन डिस्काउंट। देखो सबसे पहले जो हमने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, मैंने कहा था उसके ऊपर हमें ना फंड चाहिए, और वो फंड पहले किससे इकट्ठे करते हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर से। तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कह देते हैं कि हमें फंड्स चाहिए, तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स कहते हैं यार पुराने प्रॉफिट्स भी तो हो चुके हैं ना, रिजर्व में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो रिजर्व को भी यूटिलाइज करते हैं। तो वो रिजर्व को यूटिलाइज करने के लिए, प्रीमियम को यूटिलाइज करने के लिए लॉ ने अलाउ किया है कि अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को तुम शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, लेकिन डिस्काउंट पे तब इशू करने हैं अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसकी 90 डेज की एवरेज से ऊपर जवाब। ठीक है, तो वो प्राइस होनी चाहिए, उस प्राइस पे इशू करना। अगर दूसरी कंपनी है तो उसके वेटेड एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है, उसके सारे जो एसेट्स होंगे रीवैल्यूड, उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ शेयर से, ब्रेकअप वैल्यू से। शेयर प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है? ये स्टॉक एक्सचेंज को पता है यार, शेयर प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है। सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ भी पता चल जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइट इशू? यार मैंने बताया था अभी आसिफ कि हमने क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट लगानी है, हमने प्रोजेक्ट लगाना है, तो हम क्या करेंगे? लोन कहा कि आप फिर प्रोजेक्ट लगाने के लिए तीन ही तो तुम्हारे पास वे है ना, बैंक की मिन्ते कर लो, या डिबेंचर्स इशू कर दो। और डिबेंचर्स और बैंक की मिन्ते करने का नुकसान ये होगा कि हर माह तुम्हें सूद देना पड़ेगा फिक्स, प्रॉफिट हो या ना हो। हाँ, शेयर्स जो होते हैं प्रॉफिट नहीं होता तो इनको कुछ नहीं देना पड़ता, ये चुप होके एजीएम पे शोर मचा के घर चले जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट। तो कंपनी ने अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके पास एक वे है फंडिंग का, क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ने अपना पर्पस तो कोई अचीव करना है ना, उसके लिए पैसा तो उसने मांगना है, किससे पैसा मांगे यार। तो ये एडवांटेज होता है राइट इशू का कि अपने जो एग्जिस्टिंग मेंबर है ना, उनसे ही पैसा ले लो, अगर वो नहीं मांगते तो मानते तो फिर वो बाहर इशू करना है। फिर जी सर सबसे पहला सेक्शन नहीं समझ आया, वो तो लेस देन एवरेज प्राइस वाला पॉइंट है यार। उसमें कहा गया है, ये देखो, उसमें कहा गया है रेजोल्यूशन एक अप्रूव की कंपनी ने, उस कंपनी ने ना रेजोल्यूशन में लिख दिया कि हम ऑफर करेंगे एक शेयर हर मेंबर को 8 रुपए का। कितने का? 8 रुपए का, ये कम प्राइस है। अब ये प्रपोजल चला गया कमीशन के पास, किसके पास? कमीशन के पास। उसके बाद
कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने देखा जी इनकी जो है ना तकरीबन वेटेड एवरेज क्लोजिंग स्टॉक एक्सचेंज में इनकी 90 दिनों की एवरेज वो बनती है जी। उसने कहा जी वो तो 90 दिनों की एवरेज प्राइस का जवाब आ रहा है लेट्स सपोज 9। तो कहता है ये प्रपोजल यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। ये देखो मोटे मोटे लफ्ज लिखे हुए हैं, नो सच रेजोल्यूशन shall be sessioned if the mention price is less than, अगर कम होगी 90 दिन की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज के ऊपर, उससे लेस देन होगी। हाँ अगर तुमने प्रपोजल बनाया, प्रपोजल में बनाया आ जाओ जी सब्सक्राइब कर लो, डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट जो है जी वो डिस्काउंट देके डिस्काउंटेड प्राइस है 11 रुपए, और जब 90 दिन की एवरेज कैलकुलेट की गई और वो उसका जवाब आया 10 पर शेयर है, तो लॉ उसको अनाउंस कर देगा, प्रपोज कर देगा। ठीक है, बाकी यार अपने यही क्वेश्चन दोबारा लिख लो, अपने पास नोट रखो, कल का लेक्चर इन्हीं सवालों से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। सॉरी मैंने आज ना ज्यादा क्वेश्चंस पे मैंने गौर नहीं किया, मेरा था कि मैं जल्दी इसको ना कंक्लूड कर दूं, ये जो मेरे पास था रेगुलेशन थी, लेकिन रेगुलेशन के ऊपर कल का दिन लगाना पड़ेगा। तो कल आते ही ना ये सारे क्वेश्चन मेरे सामने लिख देना यार, सॉरी फॉर दैट, टाइम ओवर हुआ। तो कल आते ही मैं आपके ये वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह लाजमी पढ़ूंगा, आप आते ही क्वेश्चन की बम्बार कर देना, और ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर हम ये जो है अपनी रेगुलेशन की तरफ जाएंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे एक कंपनी जो है फंडिंग रेज करती है। पहले आईपीओ होता है, आईपीओ का मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, के पहले पहले जिन लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया वो मेंबर बन गए। हाँ कल कला को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो राइट इशू होते हैं। राइट इशू कैसे होता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पहले ऑफर की जाती है, वो मना करते हैं तो बाहर की दुनिया की तरफ जाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।